स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 आईएफएम का जो हम फाइनल रिवीजन वाला सीरीज लेके आए हैं उसके चैप्टर 4 के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम लोग सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आपका अगर क्लास 10 में आईएफएम का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसका पहले चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो उसको आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हमारा इस वीडियो में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। हाँ, और मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें आपको बस फाइनल रिवीजन मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है, उस चीज़ को आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एट द एंड आपको जो है हैंडबुक को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट इसमें मैं आपका पूरा रिविज़न जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो करवा दूंगा। तो सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट का डेफिनेशन का बात किया जाए तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड। ठीक है, मतलब कि जब सिक्योरिटीज सबसे पहले ऑफर किया जाता है, जो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, उसको हमने प्राइमरी मार्केट में देखा था। और उसके बाद जब इसको ट्रेड किया जाता है तो इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट को एज ए स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाइंग ए यूज्ड कार एक एग्जांपल है। ठीक है, बाइंग ए यूज्ड कार फ्रॉम अनदर ओनर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी मार्केट, मतलब कि एक यूज्ड कार है जिसको हमने किसी और ओनर से बाय किया है। ठीक है, कि अगर हम लोग शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट में बाय करेंगे, वो पहले किसी के और के पास था, वो फिर आपको मिल गया। बट अगर आप न्यू कार जो है वो एक शोरूम से, जो डीलर है उससे बाय करेंगे, डीलर यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली कंपनी से बाय किए तो वो जो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि मतलब वो लोग इन्वेस्ट कर सके, ट्रेडिंग कर सके, उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू केस। ठीक है, अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं रहेगा तो जो इंसान जो है एक बार पहले शेयर्स को खरीद लिया, उसके बाद वो इसको कभी बेच ही नहीं पाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट होने की वजह से क्या हुआ है कि जो लोग मतलब एक बार खरीद चुके हैं वो लोग बाद में फिर से सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है। ठीक है, इसके बाद नो न्यू कैपिटल इज रेस्ड बाय द कंपनी। ठीक है, फंड ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर्स। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है, इसमें कोई भी न्यू फंड जो है वो रेस नहीं किया जाता है, न्यू कैपिटल रेस नहीं किया जाता है। जो भी पैसा है जिसका भी एक्सचेंज हो रहा है वो जो होता है आपका इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, कंपनीज के बीच में नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो है पहले से जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि आप जो है क्लास 10 आईएफएम का सिंपल क्वेश्चन पेपर और क्लास 10 का जो नोट्स है उनको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक लेंगे तो आपको 29 में मिलेगा, और आप चाहे तो दोनों को ले सकते हैं बस 49 रुपीज़ में। और एग्ज़ाम जो है आपका पास आ रहा है, और इस वक्त सिंपल पेपर प्रैक्टिस करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिंपल पेपर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके सिंपल पेपर्स को ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आपका न्यू सिक्योरिटीज इशू होता है। ठीक है, फ्रेश इशू होता है आपका शेयर्स का, बॉन्ड्स का, जो भी हो। उसका प्राइमरी मार्केट में आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि फंड्स जो है डायरेक्टली किसके पास जाता है, कंपनी के पास जाता है, उससे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में आपका प्राइसिंग जो है वो रखना पड़ता है। प्राइसिंग जो होता है आपका फिक्स्ड होता है। कंपनी जो है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, जो कि मैंने प्राइमरी मार्केट में बताया था, उसके थ्रू आपका प्राइस को फिक्स करेगा। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, आपका जो आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, ठीक है, उस चीज़ को ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी, लिक्विडिटी होता है इसमें। ठीक है, फंड जो है डायरेक्टली सेलिंग इन्वेस्टर के पास जाता है, कोई कंपनी के पास नहीं जाता है। और प्राइस जो होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका रहता है। ठीक है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो आपका सेकेंडरी मार्केट है उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छे से जानें। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में दो प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज होते ही क्या है, एन ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर सिक्योरिटीज, जिसमें आपका शेयर्स बॉन्ड आ जाता है, आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम लोग कोई भी सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करते हैं उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आपका इंडिया में अगर बात किया जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग एनएससी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बीएससी, यही दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है।
फंक्शन का बात किया जाए तो पहला फंक्शन का सुपरविजन का है, ठीक है। वर्क्स अंडर द नहीं, ये किसके अंडर काम करता है, सॉरी, ठीक है। ये किसके अंदर काम करता है, किसके सुपरविजन में, तो ये जो है आपका सेबी के सुपरविजन में काम करता है। प्लेटफॉर्म का बात किया जाए तो ये प्रोवाइड करता है आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे कि नीट की तरह जो आपका एनईसी का है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अब जो है ट्रेडिंग के लिए आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता है, आप डायरेक्ट फ़ोन से, कंप्यूटर से बाय एंड सेल कर सकते हैं। और साथ में प्रोटेक्शन का बात करें तो इंश्योर फेयर डीलिंग्स एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। और ये लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर है वो लोग सही से बाय सेल कर सके, इन सब चीज़ों का भी ये लोग ख्याल रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में, तो है आपका डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन होता क्या है, तो डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंपनी है जो कि खुद ही ब्रोकर है, जो खुद ही लिस्ट करती है कंपनी, खुद ही बाय सेल करती है, सब कुछ खुद ही करती है, खुद ही मैनेज करती है। तो वहाँ पे जो है आपका ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को हटाने के लिए, ऐसे सिचुएशन को ठीक करने के लिए डीम्यूचुअलाइजेशन लाया गया कि आपका जो ओनरशिप होगा, मैनेजमेंट होगा, ट्रेडिंग राइट्स होगा, सब अलग अलग लोगों के पास होगा। एक ही इंसान जो है सब कुछ नहीं कर सकता है, एक ही इंसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, एक ही लोग के पास कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन से पहले क्या था, ब्रोकर्स ओन करते थे, मैनेज करते थे और ट्रेड करते थे खुद के ही एक्सचेंज पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ था वो अच्छा नहीं था, लोगों के लिए अच्छा नहीं था। तो इस चीज़ को हटा दिया गया और डीम्यूचुअलाइजेशन लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, ओनरशिप जो है शेयर होल्डर्स के पास है, मैनेजमेंट जो है आपका प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास है, और ट्रेडिंग राइट जो है आपका ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग मेंबर जो है उनके पास रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। बेनिफिट क्या हुआ इसका, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है और कन्फ्लिक्ट जो है वो कमता है, ठीक है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम SBTS जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वेयर बाइंग एंड सेलिंग इज डन विया कंप्यूटर्स। मतलब कि जब हम लोग शेयर्स को बाय सेल करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस द ओल्ड ओपन आउटक्राई सिस्टम। पहले क्या था कि लोग जो है जागते थे, चिल्लाते थे, बेचते थे, इस तरह से जो ट्रेडिंग था वो होता था। बट अब क्या हो गया है, अब वो स्क्रीन्स पे आ गया है, आपके फ़ोन्स पे आ चुका है, लैपटॉप्स पे आ चुका है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है SBTS, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका NEAT मैंने बताया था, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ठीक है। ये NSE का फुली ऑटोमेटेड नेशन वाइड ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब ये पूरा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि NSE ने बनाया है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, जो भी मतलब पार्टिसिपेंट है वो लोग सेम प्राइस को देखते हैं, कहीं पे भी आपका प्राइस डिफरेंस नहीं दिखेगा NSE के इस एक्सचेंज पे। एफिशिएंसी है, मतलब कि फास्टर एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर्स का। और एनोनिमिटी है, मतलब कि आइडेंटिटी ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट रिवील, मतलब कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है। वो सीक्रेट ही रहता है। तो ये सब कुछ अच्छे फ़ायदे हैं। और बात किया जाए इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है तो काफ़ी एडवांस है, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार जो आपका इलेक्शन का टाइम था, मे बी इसी बार 2025 में जो हमारा जनरल इलेक्शंस हुआ था, तो उसमें NSE का जो सिस्टम था वो इतना एफिशिएंट था क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेडिंग हो रहा था। उस वक्त भी उनके सिस्टम ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया, बट वो कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाता है कि NSE के जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कभी मतलब वो पीछे नहीं हटते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा काम वो लोग कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के अच्छा लगता है। बाकी अगर बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो है आपका प्लेसिंग ऑर्डर्स। तो प्लेसिंग ऑर्डर क्या है कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स कैसे प्लेस होगा, तो इन्वेस्टर कैन नॉट ट्रेड डायरेक्टली। जो भी इन्वेस्टर है, आप में कोई भी, वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता है। दे मस्ट गो थ्रू ए रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। किसी एक ब्रोकर के साथ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ब्रोकर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको पता होगा ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये सब क्या है, ब्रोकर है। तो इनमें आप जाके क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट को बना सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बन जाएगा तो ही आप जो है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और आपको ट्रेड करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम आपका एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 18 ईयर्स, और साथ में आपके पास मिनिमम एक पैन कार्ड जो है वो होना ही चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ब्रोकर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन प्लेस ऑर्डर फ्रॉम होम ऑफिस यूजिंग द ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म। तो कोई भी ब्रोकर है, ठीक है,
उसके प्लेटफॉर्म पे आप जाके घर से या फिर ऑफिस से कहीं से भी आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आपका इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है, कि आप कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपको ब्रोकर का प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस भी ब्रोकर का यूज़ करेंगे वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में, ठीक है। ऑर्डर मैचिंग क्या होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। तो आपका जो एक्टिव ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इसमें एक टर्म है। एक्टिव ऑर्डर क्या होता है आपका, एन ऑर्डर डेट मैचेस इमीडिएटली विद एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब कोई एक ऑर्डर आपने प्लेस किया, जैसे कि आपने अभी एक बाय ऑर्डर प्लेस किया और साथ ही में किसी और ने सेल ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका ऑर्डर जो है उसके साथ एग्जैक्टली सेम टाइम पे मैच हो जाएगा। आपने जो बाय किया वो जो है आपको डायरेक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी क्योंकि उसने सेल भी किया है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव ऑर्डर होता है। और पैसिव ऑर्डर क्या होता है, ऑन ऑर्डर डेट वेट्स इन द सिस्टम फॉर ए मैच। पैसिव ऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर वेट कर रहा है, ठीक है, जो ऑर्डर मतलब वेट किया हुआ है। ये तो इंसान के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। अगर वो चाहे तो वेटिंग पे ऑर्डर लगा सकता है कि इसी प्राइस पे आपको बाय करना है, तो वो ऑर्डर जो है वेट कर रहा है कि जब ये प्राइस पे आएगा तो वो अपने आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। इस चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए प्रायोरिटी, मतलब कि ऑर्डर किस तरह से मैच किया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्डर आर मैच बेस्ड ऑन प्राइस प्रायोरिटी, ठीक है, कि प्राइस के बेसिस पे मैच जो है वो सबसे पहले किया जाएगा कि प्राइस मैच हो रहा है कि नहीं बाय और सेल का, तो उस हिसाब से पहले आपका ऑर्डर मैच किया जाएगा, बेस्ट प्राइस पे आपको ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद आपका टाइम प्रायोरिटी होता है कि जो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया है उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा और जो है बाद में किया है उसको बाद में ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका इनका ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। उसके बाद बात किया जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, तो वह है आपका कंट्रैक्ट नोट, ठीक है। कंट्रैक्ट नोट क्या होता है, तो कंट्रैक्ट नोट का डेफिनेशन का बात किया जाए तो ये एक आपका कंफर्मेशन होता है, ठीक है। ये है ए कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड इशूड बाय द ब्रोकर टू द क्लाइंट। तो ये जो चीज़ है किस चीज़ को दिखाता है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो कंफर्म हुआ है कि नहीं, उस चीज़ को दिखाता है ये कंट्रैक्ट नोट, जो कि आपका ब्रोकर आपको देगा, ठीक है। डेडलाइन का बात किया जाए, मस्ट बी इशूड विद इन 24 आवर ऑफ द ट्रेड, मतलब कि आपने अभी ट्रेड लिया तो विद इन 24 आवर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है आपको डायरेक्ट ईमेल में या फिर कहीं पे भी आपको ब्रोकर के ऐप पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो ब्रोकर्स जनरली दे ही देते हैं, मैंने भी देखा है, वो हमेशा ईमेल कर देते हैं जब भी आप बाय या फिर सेल करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका उसमें होता क्या है उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है, कि नेम होगा, एड्रेस होगा और सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस ब्रोकर का, ठीक है। ऑर्डर नंबर होगा, ट्रेड नंबर होगा और साथ में ट्रेड टाइम भी होगा, क्वांटिटी कितना लिया था, प्राइस किस पे लिया था, ब्रोकरेज आपसे कितना लिया गया है, हर चीज़ होता है, ठीक है। और जो ऑथराइज सिग्नेचर होता है ब्रोकर का वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में सर्विस टैक्स एंड एसटीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इन सब चीज़ों का पूरा डिटेल उसमें मेंशन रहेगा कंट्रैक्ट नोट पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट नीडेड टू रिसोल्व डिस्प्यूट। मान लीजिए अगर आपके ब्रोकर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन लोगों ने पैसा काट लिया बट ऑर्डर को आपको दिया नहीं, इन सब चीज़ों में रिजोल्व करने के लिए फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो सकता है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जनरली वैसे आजकल ऐसा कुछ इशू आता नहीं है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट यूज़ करना पड़े, बट फिर भी ये जो है लीगली इन्फोर्सेबल है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक जो कि ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का बात है, ठीक है। ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब होता है कमीशन, ठीक है। जो आपका ब्रोकर है, मान लीजिए आप जो है ज़ेरोदा के साथ जाके आपने अकाउंट खोला और आपने 1,000 रुपये का एक ऑर्डर प्लेस किया। 1,000 रुपये के ऑर्डर पे अगर आपका ब्रोकरेज 1% है तो आपसे 10 रुपये जो है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। 10 रुपये एज ए चार्ज आपसे ले लिया जाएगा, तो वही को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोकरेज कहेंगे। तो ब्रोकरेज जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक ब्रोकर कितना चार्ज कर सकता है, 2.5% ऑफ द ट्रेड वैल्यू। मतलब कि आपका ट्रेड का वैल्यू जो है मतलब 1,000 रुपये है तो 2.5 कितना होगा, 25 रुपये। उससे ज़्यादा ब्रोकरेज वो लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम वो लोग जितना भी करें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका ब्रोकरेज। उसके बाद रिकग्नाइजिंग है वैलिड ब्रोकर। आप जो है वैलिड ब्रोकर को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो ब्रोकर है वो एक्चुअली सेबी रजिस्टर्ड है, वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको चेक करना है, जो कि आपका INB के साथ स्टार्ट हो, ठीक है। और जो सब ब्रोकर जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो INS के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रेड ओनली विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो जो ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड है उसके साथ ही ट्रेड करना, वरना आपका क्या हो सकता है, अगर आपका कोई भी धोखाधड़ी होता है तो सेबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, वो आपको प्रोटेक्शन भी शायद ना प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट जो है उसको साइन कर लेना है। आपका जो KYC होता है, नो योर क्लाइंट या फिर कस्टमर जो है, उस फॉर्म को एक्यूरेटली फॉर्म करना है, फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस चीज़ का इंश्योर करना है कि जो भी पेमेंट डिलीवरी है वो आपके खुद के अकाउंट से है, ठीक है। आप मतलब किसी किसी और अकाउंट का यूज़ ना करें, ठीक है।
पेमेंट वगैरह के लिए आपका खुद का अकाउंट ही यूज़ होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आपका प्रोडक्ट्स इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इक्विटी। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, आपका ओनरशिप को किसी भी कंपनी में रिप्रेजेंट करता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और रिटर्न जो है आपका डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है। डिविडेंड मतलब कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि आपने मान लीजिए शेयर को 10 रुपये पे खरीदा तो वो 15 रुपये हो गया, तो इस तरह से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका राइट इशू होता है। राइट राइट इशू क्या होता है कि जब न्यू शेयर्स ऑफर किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक स्पेसिफिक प्राइस पे, तो ये राइट इशू होगा। बोनस शेयर क्या होता है कि फ्री शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है जिसमें आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको फिक्स डिविडेंड देगा, इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है। पहले प्रायोरिटी जो होता है डिविडेंड का वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का होता है। तो जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उनको सबसे पहले इक्विटी दिया जाएगा, और मतलब इक्विटी नहीं, उनको सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाएगा। और अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो एसेट और डिविडेंड में सबसे पहला जो क्लेम है वो किसका रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स का रहेगा। एट द एंड अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स का बात किया जाए सेकेंडरी मार्केट में, तो उसमें आपका एक और प्रोडक्ट है वो है आपका डेप्ट। डेप्ट क्या होता है, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वन पार्टी लेंड मनी टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, ठीक है। इस चीज़ को आप जान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कोई एक पार्टी जो है वो मनी लेंड करता है, ठीक है। लेंड करता है मनी को, किसी को भी, इशूअर को, ठीक है। जो इशूअर होता है उसको पैसा लेंड किया जाता है, ठीक है। इशूअर कौन हो सकता है, जो बॉन्ड आपको या फिर दे, बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स, तो हो सकता है आपका गवर्नमेंट या फिर हो सकता है कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज। तो गवर्नमेंट जो है आपको बॉन्ड इशू करेंगे, कॉर्पोरेट जो है आपको डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो ये सब क्या है, आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ की टर्म्स है उसको जान लीजिए। प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल वो अमाउंट है जिसको बोरो किया जाता है। कूपन क्या होता है, द पीरियडिक इंटरेस्ट रेट पेड टू द लेंडर, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट लेंडर को पे किया जाता है उस चीज़ को कूपन कहते हैं। मेच्योरिटी मतलब कि द डेट व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। मान लीजिए आपका एक बॉन्ड है, उसका मेच्योरिटी डेट 10 साल है, तो 10 साल बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न मिलेगा, और तब तक आपको जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। टाइप्स का बात किया जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है, ठीक है, ये आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का टाइप है जिसको हम लोग जी-सेक कहते हैं। तो ये आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करता है। ये सबसे सेफेस्ट और लो रिस्क ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आपका ट्रेजरी बिल्स आता है जिसको टी बिल्स भी कहते हैं। ये आपके शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब कि नो पीरियडिक इंटरेस्ट, सोल्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ठीक है। तो कुछ जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका कोई पीरियडिक इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। कूपन मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। आपको बस क्या है कि अगर बॉन्ड मान लीजिए जो भी बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट क्या होता है, उससे कम प्राइस में आपको सेल किया जाएगा, और जब आपसे बाय किया जाएगा तो वो जो है उसका फेस वैल्यू पे बाय किया जाएगा, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू पे बाय किया जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म, जैसे कि बिड वर्सेस आस्क। बिड क्या होता है आपका, जो होता है बायर का प्राइस। आस्क क्या होता है आपका, सेलर का प्राइस। मतलब बिड प्राइस मतलब बायर जो देने के लिए तैयार है, आस्क प्राइस मतलब जो सेलर जो है वो जिस प्राइस पे बेचना चाहता है, ठीक है। तो बिड प्राइस मतलब कि हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे, मतलब कि कोई भी इंसान जो है कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा देके उस शेयर्स को खरीदना चाहता है, ठीक है। ये आपका बेस्ट प्राइस है सेलर के लिए, आस्क प्राइस जो है वो बेस्ट प्राइस है बायर के लिए, ठीक है। और सेलर का मतलब लोएस्ट प्राइस जिस पे वो बेचेगा अपने शेयर को, इसको आस्क प्राइस कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस, ठीक है। जो भी प्राइस बिड किया गया है और जो भी प्राइस आस्क किया गया है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। अगर आपका स्प्रेड बहुत कम है, ठीक है, स्मॉल डिफरेंस है आपका, तो हाई लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर आपका स्प्रेड कम है, कि मतलब जिस प्राइस पे लोग बाय कर रहे हैं उसी के आसपास लोग सेल भी कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी बहुत हाई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बायर एंड सेलर एक्टिव है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद के रखा है, सबको मिला देंगे तो पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे इन्वेस्ट करके नहीं रखना है, ठीक है। स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क। अपने रिस्क को कम करने के लिए आप जो अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग क्लास में
डाइवर्सिफाई करें, स्प्रेड करें, उसको क्या कहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपका एक सेक्टर फेल हो जाता है तो अदर जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करके आपको लॉस को कम कर सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो हमारा ये एक टॉपिक है, ठीक है, इसमें क्या है आपका ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, ठीक है, कंपनीज विथ हाई पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ऐसे कंपनी जिनके पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल होता है कि वो लोग फ्यूचर में ग्रो कर सके, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रोथ स्टॉक कहेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर उनको क्यों खरीदना चाहते हैं, ताकि उनका कैपिटल अप्रिसिएशन हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी अगर ग्रो करेगा तो उनका जो शेयर्स का वैल्यू है वो भी ग्रो करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग ग्रोथ स्टॉक्स पे जाते हैं। उसके बाद आपका वैल्यू स्टॉक्स, ठीक है। वैल्यू स्टॉक क्या होता है, स्टॉक डेटा ट्रेडिंग फॉर लेस देन दर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। कोई भी स्टॉक जो है उसका एक्चुअल वैल्यू से नीचे वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्टॉक है उसका एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये होना चाहिए और अभी के टाइम पे वही स्टॉक जो है 50 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को देख के मतलब पता करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो स्टॉक जो है वो आपका क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूड हो जाता है। अंडर वैल्यू मतलब कि उसका 100 का वैल्यू होना चाहिए, 50 पे है, ठीक है। तो अंडर वैल्यू है तो कभी ना कभी तो वो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ेगा ही, ठीक है। एक ना एक दिन हमेशा तो अंडर वैल्यू नहीं रहेगा। ये सोच के जो इन्वेस्टर है वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट जो है उसका वर्थ को अंडर एस्टिमेट करके रखा है और इस प्राइस पे हम लोग बाय करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, हमें फ़ायदा जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि आपको सिंपल पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ में आपको नोट्स भी हम लोग 49 रुपीज़ में ही दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, रिस्क एंड रिटर्न। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक रिस्क रहता है और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिए। रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हाई रिस्क इक्वल टू हाई पोटेंशियल रिटर्न, ठीक है। कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपका रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है रिलायंस के शेयर्स पे इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो रिलायंस जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत ज़्यादा आपको लॉस भी नहीं देगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा, ठीक है। और वहीं पे मान लीजिए आप एक छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अच्छा है, ठीक है, चल रहा है, बट मेन चीज़ है कि उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, तो वो जो है बहुत ऊपर तक भी जा सकता है और वहीं पे आपके बहुत पैसे को लॉस भी ले जा सकता है। तो जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। वहीं पे इक्विटी का बात क्या है, नॉर्मल किसी भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 15-20% का रिटर्न जो है मिल सकता है, बट वहाँ पर रिस्क भी होता है लॉस होने का, ठीक है। वहीं पे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी 15-20% का रिटर्न नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे रिस्क नहीं होता है। तो आप जब कम रिस्क लेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो सेम चीज़ वही है, ठीक है, कि आप फिक्स डिपॉजिट जो है वहाँ पे आपका पैसा डूबने का रिस्क नहीं है, तो आपको कितना मिलता है, 7% पकड़ के चलिए। तो वही चीज़ है, जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। यील्ड क्या होता है, द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी भी बॉन्ड या फिर इन्वेस्टमेंट में आपको जितना रिटर्न मिलेगा इफेक्टिवली, उसी चीज़ को हम लोग यील्ड कहते हैं, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे, बॉन्ड प्राइजेस एंड यील्ड यूजली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बॉन्ड का प्राइजेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा यील्ड उतना ज़्यादा कमेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही हो गया आपका रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पूरा चैप्टर को कवर कर लिया है और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ दीजिए। और हाँ, आप जो है ई बुक जो है हमसे ले सकते हैं, इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, हमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता होगा हम भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है। हम आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने देखा कि इस सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो मैंने सोचा आपको पढ़ा दूँ। और ये जो बुक है उसको भी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए आप जो है चाहे तो उसको ले सकते हैं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये यहीं पे एंड होता है। थैंक